Welcome students in the lesson some basic concepts of chemistry. Now we are going to take laws of chemical combination. तो बच्चे क्या होता है केमिस्ट्री में हमें रिएक्शन से डील करना होता है। तो उन रिएक्शन के लिए ही कुछ लॉज हमारे पास हैं जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो एज वी नो इन केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी केमिकल रिएक्शंस एंड दीज केमिकल रिएक्शन जो हैं टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉज जिनको हम कहते हैं कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो हमारे पास 5 लॉज हैं केमिकल कम्बिनेशन के। उनमें नंबर 1 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हम कह सकते हैं, then law of multiple proportions, then law of reciprocal proportions, and last one law of combining volumes. Let us take one by one. The first law लेने जा रहे हैं हम law of conservation of mass. इसका स्टेटमेंट क्या है? In all physical and chemical changes or reactions the total mass of all the reactants is equal to that of the products. मीन्स जितना सम ऑफ द मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स होगा उतना ही सम ऑफ द मासेज ऑफ द प्रोडक्ट्स होगा, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो। हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चे, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ट्राई की है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास आप जानते हैं अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन हो, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन हो, तो इसकी डबल जो डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सोडियम क्लोराइड का जब मिक्स करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, प्लस सोडियम नाइट्रेट एक्वस रह जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस तरह का एक ट्यूब लेते हैं जिसको बोलते हैं लैंडर्स ट्यूब। इस ट्यूब के आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स हैं और सेंटर से ट्यूब जो है जॉइन की है। इसके हम पहले पार्ट में बच्चे NaCl का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं और दूसरे पार्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं। तो इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन, और राइट वाले पार्ट में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन। ऊपर हम इसको कॉक से क्लोज कर देते हैं, फिर हम ट्यूब को टिल्ट करते हैं। जब ट्यूब को टिल्ट करेंगे ऐसे उल्टा करेंगे सो दैट दोनों सोल्यूशन मिक्सअप हो जाएं। जैसे सोल्यूशन मिक्सअप हो जाएंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूब का वेट रिएक्शन से पहले जब हमने टिल्ट नहीं किया है वो भी नोट कर लेते हैं, से वो W1 है ग्राम्स में। फिर हम इस ट्यूब का जब टिल्ट करने के बाद वेट आता है, जब रिएक्शन हो जाती है प्रेसिपिटेशन, जब वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के बन जाते हैं तब बाद में फिर से इसका वेट लेते हैं, से वो W2 है। तो हम देखते हैं W1 इक्वल टू W2 मीन्स वेट ऑफ द दिस apparatus बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस apparatus आफ्टर द रिएक्शन। तो इससे ये तभी पॉसिबल है अगर वेट ऑफ NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें W1 W2 इक्वल आ रहे हैं। W1 हमने क्या कहा, वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, और W2 क्या कहा हमने, सम ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन के पहले का जो इस सिस्टम का वेट आता है वही रिएक्शन के बाद का सिस्टम का वेट आता है। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें सम ऑफ द मासेज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारा वेरीफाई हो जाता है, W1 इक्वल टू W2 आ जाता है। ऐसे अगर हम कोई फिजिकल चेंज देखें, जैसे हमारे पास कुछ आइस है, हम उसका वेट ले लें, बाद में हम उस आइस को चेंज कर दें हीट करके, उस आइस को हम वाटर बना दें लिक्विड फॉर्म में, तो हम जब जो आइस का वेट जितना होगा उतना ही वाटर का वेट बाद में आएगा। ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, नाउन वेट ऑफ आइस लेना है, उसको हमने फिर मेल्ट होने देना है। जब वो लिक्विड वाटर बन जाएगा फिर दोबारा से उसका वेट लेना है। तो हम देखेंगे जो आइस का वेट आया होगा वही वाटर का वेट आएगा, लेकिन इसमें सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, सिस्टम ऊपर से बंद होना चाहिए सो दैट जो उसके वेपर हैं वाटर के वो एवेपोरेट ना कर जाएं। तो ऐसे क्लोज सिस्टम में जब हम आइस को हीट करेंगे तो जो आइस का वेट होगा वही वाटर बनने के बाद वाटर का वेट होगा। इस तरह फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में जो मास ऑफ द मैटर है वो सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Now let us take second law, which is law of constant composition, or also we can say definite proportions, law of definite
प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है बच्चे, जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उन जो एलिमेंट की मास की रेशो है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहता है। A chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass। हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, two or more elements always combine in fixed proportion by mass to form a केमिकल कंपाउंड। जैसे आप बच्चे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर एक सिंपल सा कंपाउंड है जिसका फार्मूला H2O है। तो आप वाटर किसी भी सोर्स से ले लें, चाहे आप रेन से वाटर ले लें, चाहे आप रिवर से वाटर ले लें, चाहे किसी और सोर्स से वाटर ले लें, किसी रिएक्शन में से वाटर निकल रहा है वो ले लें, या किसी भी कंट्री से वाटर ले आएँ, हमेशा जो वाटर का फार्मूला है वो आपको H2O1 मिलेगा। H2O ही वाटर का जो है। तो वाटर बनाने के लिए H और O हमेशा किस रेशो में, किस प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, हर वाटर मॉलिक्यूल में हमेशा दो ही H होंगे और एक ही ऑक्सीजन होगा। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 H का मास हो गया, H का मास 2 पार्ट्स हो गया, O का मास 16 होता है तो O का 16 पार्ट्स बाय वेट या मास हो गया। तो रेशो क्या आ गई, 2/16 या 1:8। तो वाटर हम किसी भी सोर्स से लेंगे उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो मास की है वो 1:8 ही हमें मिलेगी। कभी भी आपको H3O, H4O या कोई H2O3 वगैरह नहीं मिलेगा। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, आप किसी कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, आप एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, किसी भी सोर्स से आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कंबस्शन ऑफ फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वो CO2 ही रहेगा। मीन्स कार्बन का मास 12 होता है तो कार्बन 12 पार्ट्स, ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो ऑक्सीजन 2 है, इसलिए 32 पार्ट। तो रेशो CO2 की क्या है, वेट ऑफ C एंड O 12:32 मीन्स इसको 4 से कैंसिल करेंगे 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो जो है हमेशा 3:8 होगा बाई मास। ऐसे कोई भी कंपाउंड आप ले लेंगे किसी भी सोर्स से, उनका जो फार्मूला है, उनकी जो रेशो ऑफ द कंबाइन होने की एलिमेंट्स है बाई मास, वो हमेशा फिक्स रहने वाली है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नाउ लेट अस टेक थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चे, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other always bear a simple ratio to one another। Means जब दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और उनमें से एक एलिमेंट दोनों में से फिक्स रहता है, उसका मास जो है वो दोनों कंपाउंड में सेम होता है, जो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास सेम नहीं है उसकी जो रेशो है मास की वो दोनों में सिंपल होगी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों में C11 है तो C इज फिक्स्ड। C फिक्स मतलब दोनों में सेम क्वांटिटी में है, CO में भी एक C है, CO2 में भी एक C है। तो C का जैसे मास 12 होता है एटॉमिक मास, तो C जो है 12 पार्ट्स है पहले में भी और 12 पार्ट्स है दूसरे में भी। तो 12 पार्ट्स बाई मास इन बोथ जो है हमारे पास C है, क्योंकि C दोनों में 1 है। O दोनों में फिक्स नहीं है, एक में O 1 है, एक में O 2 है। तो हम जानते हैं इन CO एक ऑक्सीजन है तो उसके 16 मास होता है जो एटॉमिक मास है, तो ऑक्सीजन का 16 पार्ट्स होगा। CO2 में क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 32 पार्ट्स होगा। तो जब हम दोनों की ऑक्सीजन की रेशो लेंगे 16:32 तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, रेशो क्या आएगी 1:2 विच इज़ सिंपल रेशो आ गई। यही लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है। ऐसे एक और एग्जांपल है, N और वो आपस में मिलकर बड़े सारे कंपाउंड बनाते हैं पर हमने 2 लिए हैं। जैसे पहले में लिया है N2O एंड NO, दोनों में O जो है वो फिक्स है, इसमें भी एक O है इसमें भी एक O है। तो ऑक्सीजन इज फिक्स्ड, वेट ऑफ नाइट्रोजन पहले में वो 14 होता है, एटॉमिक वेट जो नाइट्रोजन का 14 होता है। तो रेशो ऑफ N इन द कंपाउंड क्या है, पहले में 2 N है इसलिए 28 और दूसरे में 1 N है इसलिए 14। तो रेशो क्या आ गई, इसको 14 से कैंसिल कर दो 2:1। तो जैसे हमने 2 कंपाउंड की एग्जांपल ली, ऐसे आप 3 कंपाउंड की एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो सकती है कि जैसे हम ले सकते हैं, जैसे इथेन ले सकते हैं, उसके बाद हम इथीन ले सकते हैं,
उसके बाद हम इथाइन ले सकते हैं। तो दोनों में आप देख सकते हैं, इथेन में भी C2 है, इथीन में भी C2 है C2H4 में, और इथाइन में भी C2H2 में भी C2 है। तो दोनों में क्या है, C2 कार्बन का जो मास है वो फिक्स है, क्योंकि दोनों में दो दो कार्बन है। पहले में 6 हाइड्रोजन है तो 6 आएगा, दूसरे में 4 हाइड्रोजन है तो 4 आएगा, तीसरे में 2 हाइड्रोजन है तो 2 आएगा। तो रेशो क्या आएगी, 3:2:1। तो इस तरह से जब दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जितने भी कंपाउंड बनेंगे सब में एक एलिमेंट का वेट फिक्स होता है। तो जो बाकी एलिमेंट जिनका वेट फिक्स नहीं है, जब उनके मास की हम रेशो लेते हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर आता है। अब इथाइन में C2 फिक्स है तो रेशो आ गई 3:2:1, क्योंकि इथेन में C2H6 होता है, इथीन में C2H4 होता है, इथाइन में C2H2 होता है। ऐसे ही C और CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में C फिक्स है, O का और O2 का रेशो आ गया 1:2। ऐसे N2 और NO में ऐसे हमने और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें एक एलिमेंट फिक्स होगा, दूसरे की फिक्स नहीं होगा, तो उसकी जो मास की रेशो है वो दोनों एलिमेंट में सिंपल आएगी। इट इज़ थर्ड लॉ। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लॉ जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक्स।